हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 12th फिज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं हमारे पास, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो क्या होगी, कितनी होगी, ये हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है। बट हमें पता है कि जो फोर्स होती है, फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, अब कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। वेक्टर मीन्स क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे। तो पिछली वीडियो में हमने कूलम्स लॉ करा था, वो नॉर्मल था, उसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल रहा था, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। ये हमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा था, डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा था। तो हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ अब डायरेक्शन की बात करेंगे, इसलिए हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। अब तो हम स्टार्ट करते हैं अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने 3D प्लेन ले लिया है। तो हमारे पास 3 डायमेंशन फिगर हो गई है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास Q1 है और एक चार्ज हमारे पास Q2 है। अब ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी इसे, जिसे हम इसे पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन नापनी है, चाहे वो हम 2D में नापे चाहे 3D में नापे, तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी नापेंगे। तो फिक्स पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे ओरिजिन ही होता है। हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी होता है, फिक्स पॉइंट भी होता है। तो इस इनिशियल पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस देखें Q1 चार्ज की, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। उसे हम क्या बोलेंगे कि वो पोजीशन बता रहा है। मान लिया कि वो 5 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर ओरिजिन से कौन होगा, Q1 होगा। तो वो उसकी पोजीशन बता रहा है, तो इसे हम पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे Q1 का, जिसे हम R1 से डिनोट करते हैं, R1 वेक्टर, क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगा, साथ में ये डायरेक्शन भी बताएगा। तो R1 वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया Q1 का। ऐसे ही हमारे पास ओरिजिन से Q2 का हम देखेंगे, तो इसे हम मानेंगे R2 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कैपिटल A और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं कैपिटल B। तो अब हमारे पास जो R1 हो गया, जिसे हम OA भी कह सकते हैं, OA वेक्टर, वो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, एंड R2 इज OB वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब अगर हम AB निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, AB हो गया। तो अब हमें अगर AB फाइंड आउट करना है, AB वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, AB को हम क्या लिख सकते हैं, R12। R12 हमारे पास क्या हो गया, 1 से लेकर Q1 चार्ज से लेकर Q2 तक की डिस्टेंस। R12 का मतलब क्या है, R क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर 1 से लेकर 2 तक, मतलब Q1 से लेकर Q2 तक की जो भी डिस्टेंस होगी, Q1 से Q2 तक की जो भी डिस्टेंस होगी, दैट इज अवर R12। इसे हम R12 से डिनोट कर रहे हैं। तो R12 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने 11th क्लास में ट्राइंगल लॉ पढ़ा है। ये हमारे पास OA और फिर उसके बाद AB, वो किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर। आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। तो ट्राइंगल लॉ में आपको बताते हैं, किसी भी ट्राइंगल में OA प्लस AB जो साथ साथ जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इधर गया फिर इधर गया फिर नीचे की तरफ जाना था, बट अपोजिट हो गया, तो अपोजिट वाले के इक्वल होते हैं बाकी दोनों का सम। ये आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल लॉ में। तो OA वेक्टर, अगर हम देखेंगे OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा OB वेक्टर। अब हमें निकालना है AB, तो AB वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OB हमारे पास क्या है, R2, और OA क्या है, R1। तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो AB जो हमारे पास आ गया, वो आ गया R2 माइनस R1। अब जिस तरीके से हमने AB फाइंड आउट किया, अगर इसी तरीके से हम BA उसका उल्टा फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता ही है, यहाँ पे R2 माइनस R1 है, तो उसका उल्टा फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, वो हमें क्या बताता है, एक तरीके से फोर्स बताता है बिटवीन टू चार्जेस। तो अब हम फोर्स निकालते हैं। तो अब जो हमारी फोर्स है, वो दो टाइप की फोर्सेज हो गई। एक तो हो गया F12। F12 का मतलब क्या है, Q1 पे जो फोर्स लगेगी बाय Q2, क्योंकि Q1 चार्ज भी Q2 पे लगा सकता है, Q2 चार्ज भी Q1 पे लगा सकता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं।
तो हमने क्या लिया, जो F12 का मतलब क्या है कि जो Q1 पे फोर्स लग रही है और लगा कौन रहा है, ड्यू टू Q2। F21 का मतलब है Q2 पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1। Q1 की वजह से जो Q2 पे फोर्स लग रही है वो हो गया F21, और Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लग रही है वो हो गया F12। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास फोर्सेज आ गई हैं कि Q1 पे Q2 की वजह से लग रही है और Q2 पे Q1 की वजह से लग रही है। दोनों टाइप की फोर्सेज हमने ले ली हैं। अब हमें पता है कि जो हमारी फोर्स होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इस तरीके से हम लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड आपने पिछली ही वीडियो में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है इस फोर्स का, कूलम्स फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो R आपको यहाँ पे दिख रही है कि जो R हमारी है, क्योंकि F21 है मतलब Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है, Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है, मतलब Q2 यहाँ पे स्टेबल है, फिक्स है, और Q1 उस पर फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स कौन सी वाली डिस्टेंस, AB डिस्टेंस, AB का स्क्वायर, AB मीन्स R12 का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन कौन सी, यही तो अलोंग AB बात हो रही है, क्योंकि Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, F21 का मतलब क्या है, 2 पे फोर्स लग रही है बाय 1, तो Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स अलोंग AB बात हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलोंग AB में कौन सा हमारे पास डायरेक्शन होगी, R12 कैप। आपको पता होगा इसे यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, बिकॉज यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो ओनली डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, क्योंकि 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ में 1 की मल्टीप्लिकेशन करो एज इट इज आ जाता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है बट इसकी कुछ डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर हम हमेशा डायरेक्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो हमने देखा ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू में डायरेक्शन लेनी थी, तो जो हमारी डायरेक्शन है वो अलोंग AB हमारे पास डायरेक्शन है, मतलब R12 के अलोंग डायरेक्शन है, और डायरेक्शन को हम कैप से दिखाते हैं जिसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। अब इसी तरीके से F12 अगर हम निकालते हैं तो F12 के लिए भी सेम चीज़, K Q1 Q2 अपॉन में, अब F12 क्या है, 1 वाला फिक्स है, Q2 उस पर फोर्स लगा रहा है। F12 का मतलब क्या है, 1 पे 2 वाला फोर्स लगा रहा है, मतलब ये फिक्स है, ये फोर्स लगा रहा है उस पर, मतलब किसके अलोंग बात हो रही है, ये फोर्स लगा रहा है उस पर, चाहे वो अंदर की तरफ जाए चाहे बाहर की तरफ जाए, मतलब चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की हो। दैट मीन्स अलोंग BA बात हो रही है। अलोंग BA का मतलब डिस्टेंस कौन सी हो गई, BA लेंगे हम। BA का मतलब कौन सा डिस्टेंस, R12 की उल्टी डिस्टेंस क्या होगी, R21 का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस लेने के बाद हमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन कौन सी लेंगे, यही वाली डायरेक्शन लेंगे, अलोंग BA बात हो रही है, तो R21 का कैप, ये डायरेक्शन होगी। इधर R12 है, इधर R21 है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पास अलोंग BA, और ये बात हो रही है हमारे पास अलोंग AB। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने कुछ नहीं किया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो दोनों टाइप की फोर्सेज हमारे पास आ गई हैं। इसे ही हम कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके थे बट वेक्टर फॉर्म में नहीं था हमारा, हम डायरेक्शन नहीं दे पा रहे थे, तो अब हमने डायरेक्शन भी दे दी। तो दिस इज अवर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ से हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि देखो F12 और F21 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसके पास भी K है, इसके पास भी K है, Q1 Q2 Q1 Q2, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, चाहे आप R12 बोलो वो भी यही डिस्टेंस है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है ओनली। ठीक है, यहाँ पे ये R21 और R12 ओनली मैग्नीट्यूड हैं, तो A से लेकर B तक की डिस्टेंस या B से लेकर A तक की डिस्टेंस सेम होती है, तो ये वाली दोनों चीज़ में क्या है, सेम है, बट यहाँ पे डायरेक्शन में फ़र्क है। R21 क्या है हमारे पास, R21 हमारे पास BA है, ठीक है, BA डायरेक्शन मतलब इधर से B से A की तरफ डायरेक्शन, और R12 क्या है हमारे पास, A से B की तरफ डायरेक्शन, मतलब केवल डिफरेंसेस इनमें हैं, इसमें और इसमें डिफरेंसेस हैं। दैट मीन्स पूरा मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, F12 और F21, ये जो वेक्टर है इनके मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शंस एक दूसरे की अपोजिट हैं। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, और अपोजिट के लिए हम क्या साइन देते हैं, नेगेटिव। दोनों इक्वल हैं, किस रिस्पेक्ट में इक्वल है, मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में, और नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि केवल उनकी डायरेक्शन चेंज है, इसलिए F12 और F21 एक दूसरे के अपोजिट हैं।
मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव लगाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहीं तक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म खत्म हो जाता है। तो यही आपको लिखना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, अगर कभी भी एग्जाम्स में आता है तो। स्टार्टिंग में आप पूरी की पूरी डेफिनेशन कूलम्स लॉ की लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। और उसके बाद आप पूरा डायग्राम बना के पूरा इस तरीके से लिख के विद लैंग्वेज आप शो कर सकते हैं कि हमारे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की फोर्सेस क्या होती हैं और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कि कौन सी फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो अब आप खुद ही सोचिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता ही है, ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारे अर्थ ग्रेविटी हमें अपनी ओर ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से पूरा अर्थ बाइंड हो रखा है, दैट इज अवर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो जो भी फोर्सेस लगती हैं, जैसे Q1 Q2 हमारे दो चार्जेस हैं, वो दोनों अगर रेस्ट में हैं तो उनके बीच में कूलम्स फोर्स लगती है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। तो कूलम्स फोर्स की बात करें हम, वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमें पता है कि अब हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, जब भी हम कोई भी स्केल होता है उसे अपने हेड पे रब करते हैं तो उसके बाद हम किसी भी पीस ऑफ पेपर को उससे ट्रैक कर सकते हैं। ये पीस ऑफ पेपर रेस्ट में होता है और जैसे ही स्केल रबिंग के बाद इसके पास आता है, ये इसे ट्रैक कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पीस ऑफ पेपर है ये ग्रेविटी के थ्रू भी तो बाइंड है। ग्रेविटी की वजह से अगर हम इसे ज़मीन में भी रख देते हैं तो ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा हुआ है, बट ज़मीन में ये था, ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा हुआ है, बट जैसे ही स्केल आएगा इसके पास, ये उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करते हुए ऊपर चले जाएगा और स्केल पे जाके चिपक जाएगा। इसका मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हुई वो कौन सी हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुई, क्योंकि ग्रेविटी तो इसे अपनी तरफ खींच रही थी लेकिन ये ज़मीन में नहीं गिरा। जैसे ही स्केल आफ्टर रबिंग आएगा इसके पास तो ये पेपर, जो पीस ऑफ पेपर है, वो चिपक जाएगा स्केल के ऊपर, किसी भी ग्लास रॉड के ऊपर। अगर हम ग्लास रॉड को भी अपने सर्स में या कहीं पे भी रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाते हैं और वो पीस ऑफ पेपर को ट्रैक कर लेता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है। ये ग्रेविटी नीचे नहीं गिरा, ये कहाँ गिरा, जाके ये चिपक गया स्केल के ऊपर या ग्लास रॉड के ऊपर। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हैवियर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने कल देखा था कि जो फोर्स होता है वो होता है K/Q1 Q2 अपॉन में R²। पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब जो हमारे पास K है उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4πε0, और बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा यहाँ पे। तो जो ये ε0 था ये मैंने आपको बताई थी, ये होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये हमारा एक कांस्टेंट ही होता है एक टाइप का। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है वो एक मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। हमें पढ़ा था कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि होते तो इंसुलेटर्स हैं, बट किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर रबिंग प्रोसेस, किसी भी दूसरे प्रोसेस से उन्हें हम एज अ कंडक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए या किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इंसुलेटर से उसे कंडक्टर बना सकते हैं। दैट मीन्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन कर सकता है, चार्जेस उसके अंदर आ सकते हैं, फ्री चार्जेस जिनकी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, उनमें फ्री चार्जेस नहीं होते हैं और कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें किसी दूसरे प्रोसेस से, चाहे वो रबिंग प्रोसेस हो या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड हम अप्लाई करें एक्सटर्नल, उस प्रोसेस से फ्री चार्जेस आ जाते हैं, इस वजह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो अब ये बोल रहा है, तो जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो मेजरमेंट होता है कोई भी, जो भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं उसमें कितनी पोलराइजेबिलिटी है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब कितने पोल बनाने की क्षमता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पोल्स होते हैं, तो कितने पोल बनाने की क्षमता है कि अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें तो। जैसे हमने क्या किया, हमारे पास ये कोई भी स्केल था, हमने इसको रब किया अपने सर पे रब करते ही इसके सरफेस पे चार्जेस आ गए। अब इसकी परमिटिविटी क्या होगी, परमिटिविटी का मतलब हम मेजरमेंट करेंगे कि भाई कितना पोलराइज हुआ है,
कितने पोल्स हैं इसमें, पॉजिटिव पोल्स, नेगेटिव पोल्स। अगर इसकी परमिटिविटी हाई हुई दैट मीन्स इसके जो पोलराइज होने का मेजरमेंट है वो ज़्यादा आएगा, मतलब ये इजीली पोलराइज हो सकता है, ये इजीली पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम किसी भी हमारे पास कोई भी बॉडी होगी, कोई भी सब्सटेंस होगा, उस सब्सटेंस को हम चार्ज कैसे करें। तो चार्ज करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स हमने लिया था, पॉजिटिव एक साइड हो जाए, नेगेटिव एक साइड हो जाए, तो पहले पोलराइज तो होगा ना वो सब्सटेंस। तो पोलराइज का जो मेजरमेंट होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, कि किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। मतलब उसका मेजरमेंट निकालना कि वो कितना पोलराइज हो सकता है, उसमें पोल्स फॉर्मेशन हो भी पा रहे हैं या नहीं हो रहा है। अगर पोल्स फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव पोल्स बनेंगे, तभी तो हम उसे चार्ज कर पाएंगे सब्सटेंस को। तो यही हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहलाती है, कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का मेजरमेंट होती है उनकी पोलराइजेबिलिटी चेक करने के लिए, कि उनकी पोलराइजेबिलिटी कैसी है, हाई है या लो है। वो मेजरमेंट हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो वही होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इससे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, रिलेटिव मीन्स कंपेयर करना, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जो भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमारी है उसको कंपैरिजन करना। कंपैरिजन हम क्या करते हैं, रेशो लेके। अगर हमें दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है तो हम उनका रेशो लेते हैं। रेशो फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली उनको रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी, या फिर इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम से ज़्यादा फेमस होता है, इसको हम के से भी डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, एक तरीके से रेशो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी रेशो है अगर, तो दो चीज़ों में हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। या तो मीडियम के अंदर, मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम हमारे पास ऑयल हो सकता है या फिर कुछ भी ग्लास हो सकता है। किसी भी मीडियम के अंदर हमारी क्या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, और फ्री स्पेस के अंदर हमारी क्या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, दैट रेशो इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस या तो वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा। फ्री स्पेस में क्या परमिटिविटी है और किसी मीडियम के अंदर क्या परमिटिविटी है, दोनों को हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद जो डिवीजन करके आएगा दैट इज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दैट मीन्स हम एयर में देखेंगे कि एयर में किसी सब्सटेंस की क्या पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजिंग पावर को मेजर करना ही तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। वो कितना पोलराइज हो पा रहा है एयर में या वैक्यूम में, वो पोल्स बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, तो वो देखेंगे। और मीडियम के अंदर क्या हो रहा है वो देखेंगे, कितना पोलराइजिंग पावर है। उन दोनों को डिवाइड करने पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वैक्यूम में या फिर एयर में, मतलब फ्री स्पेस में। और एप्सिलॉन क्या होगा, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दोनों का रेशो लेंगे तो दैट इज अवर के। तो हम करेंगे क्या कि मीडियम में, जैसे हमारे पास कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में हम दो चार्जेस रखेंगे, क्योंकि दो चार्जेस रखेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तभी तो हम देखेंगे कि कौन कितना पोलराइज हो पा रहा है, पोल्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। तो दो चार्जेस Q1 Q2 रखेंगे, तो उस मीडियम में जो फोर्स होगी दैट इज Fm। तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो हमने एप्सिलॉन ली है। Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस हमने R ले लिया, तो R²। अब फ्री स्पेस में रखे हमने दो चार्जेस Q1 Q2, उन्हीं दो चार्जेस को हमने फ्री स्पेस पे रख दिया। पहले मीडियम में रखा था, फिर उसके बाद फ्री स्पेस पे। तो उस फोर्स को, उनके बीच में जो भी फोर्स आएगी फ्री स्पेस पे, वो हमने F0 ले ली। तो F0 इज इक्वल्स टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर हमें निकालना है एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अगर हमें इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा, ऊपर आएगा Fm, नीचे आएगा F0। तो Fm अपॉन में F0 इज इक्वल्स टू, ये पूरा तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पे। 1 में 4 पाई, 1 में 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1 में एप्सिलॉन और नीचे बचेगा 1 में एप्सिलॉन नॉट।
अब उसके बाद 1 में एप्सिलॉन, ये डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये रिवर्स हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1। तो ये आया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एफ एम अपॉन में एफ नॉट। हमें चाहिए एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो रिवर्स कर देंगे दोनों को। जैसे ही हमने रिवर्स किया तो ये उल्टा हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक और रिलेशन निकल के आ गया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो फोर्सेस के रेशो के बराबर भी होता है। फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन मीडियम, उनके रेशो के बराबर भी होता है। तो दो चीजें निकल के आए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है, या फिर फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन में फोर्स इन मीडियम, ये होता है। तो दो तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तब भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।